नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और हमारा टॉपिक होने वाला हिंदी प्रैक्टिस सेट। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया, एक बार पिछले प्रैक्टिस सेट लगाओ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन नए आने वाले हैं। सबको अपना नंबर काउंट करना, कितने नंबर बनते हैं। शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं हमारे? पहला होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद चौथा होता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम और लास्ट होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं हमारे? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जबकि पूछा जाए सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो सर्वनाम की संख्या 11 होती है। उससे अलग जो आपको याद रखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं वे केवल बात कहने का कार्य करते हैं। जो मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं वो केवल बात सुनने का कार्य करते हैं। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं ना तो बात कहते हैं ना बात सुनते हैं, केवल उनके बारे में चर्चा होती है। ठीक है, जैसे बोल देते हैं वे शब्द आया हमारा, कहते हैं वे पढ़ाई नहीं करते। ये बात क्या है? मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन बात किसकी हो रही? किसी तीसरे की। वे पढ़ाई नहीं करते। मध्य में होता है जो बात सुनने का कार्य करते हैं, जैसे आप। मैं बोल देता हूं आप पढ़ाई करो, तो मैंने बोला, सुना किसने? आपने। किसके बारे में बोला? आपके, कि आप पढ़ाई करो। उत्तम में आते हैं स्वयं, जैसे मैं लिख देता हूं मैं अपने बारे में बोलूंगा, जैसे मैं अपना कार्य अपने आप कर लेता हूं। कौन सा हो जाएगा आपका? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से इसमें चिन्ह भी पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कितने होते हैं? 6 होते हैं। उसके बाद दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, जो दिया गया है समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहां नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? अब देखो यहां पर क्या आपको याद रखना, आपको बिल्कुल एक क्वेश्चन याद रखना है जो बोलते हैं कि जब कोई शब्द अपना नाम या अपना जो रूप होता है उसे त्याग दे और उसके स्थान पर कोई अन्य रूप ग्रहण कर ले, अर्थात किसी की उपाधि ग्रहण कर ले। ठीक है, जब कोई शब्द या नाम अन्य किसी और की उपाधि धारण कर ले तो वो किसका रूप ले लेता है? वो हमारा बन जाता है जातिवाचक। ठीक है, जो क्वेश्चन बोला है आपको याद रखना, जब कोई अपना नाम त्याग कर अन्य कोई उपाधि धारण कर ले तो वो क्या बन जाता है? हमारा जातिवाचक बन जाता है। तो यहाँ हमारा क्या है? समुद्रगुप्त भारत का क्या बना था? नेपोलियन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। इसमें नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? तो क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो देखते हैं हम ना, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया हमारा, यह दृश्य बहुत सुंदर है। कितना सुंदर है? बहुत सुंदर है। इसमें बहुत सुंदर कौन सा विशेषण है? यह दृश्य बहुत सुंदर है, इसमें बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण दिया गया है? ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं, और जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। यह दृश्य सुंदर है। कितना सुंदर है? बहुत सुंदर है। अर्थात ये सुंदर की भी विशेषता बताइए कि सुंदर तो है, कितना सुंदर? बहुत सुंदर। तो ये क्या बनेगा हमारा? बहुत सुंदर क्या बन जाएगा? प्रविशेषण बन जाएगा। जो बोला है याद रखना, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण, और विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक है, विशेषण के भेद आपको पता है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के आपके 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, और जो तीसरा होता है आपका परिमाणवाचक, चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक। तो विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। जबकि पूछा जाए विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है, तो विशेषण की 3 अवस्था होती है।
पहली होती है मूल अवस्था, जिसमें किसी की किसी से तुलना नहीं की जाती, साधारण वाक्य लिखा जाता मूल अवस्था। दूसरी होती है उत्तर अवस्था, जिसमें दो की तुलना की जाती है, जैसे सोहन मोहन से होशियार है तो हो जाएगा आपका उत्तर अवस्था। तीसरी होती है उत्तम अवस्था, जिसमें किसी वस्तु को सबसे बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, ठीक है, जैसे सोहन दुनिया में सबसे होशियार है तो ये क्या हो जाएगी हमारी उत्तम अवस्था हो जाएगी। सोहन मोहन से होशियार है, ये हमारी उत्तर अवस्था, जहां दो की तुलना की जाएगी। सिर्फ साधारण वाक्य लिख जाएगा कि सोहन होशियार है, ये हमारी मूल अवस्था हो जाएगी, ठीक है। तो विशेषण की अवस्थाओं से क्वेश्चन आते हैं, आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया हमारा, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप दिया गया है, अर्थात ये जो भरोसा है इसमें शब्द का कौन सा रूप दिया गया है, क्या विशेषण है, क्या क्रिया विशेषण है, क्या संबंध बोधक है, क्या समुच्चय बोधक है। क्वेश्चन नंबर 4 बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया गया है, देखो आपको याद रखना, जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर, ऐसे शब्द जो अव्यय होते हैं और वो संज्ञा सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, उस शब्द को हम बोलते हैं आपका संबंध बोधक अव्यय। जैसे संबंध बोधक अव्यय में क्या क्या आते हैं आपको याद रखना है, निकट संबंध बोधक अव्यय होगा, उसके बाद पास, जैसे सोहन के पास, सोहन के निकट, इस तरह से, या बाहर, कौन सा हमारा संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। उसके बाद भरोसे, जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, भरोसे में कौन सा होगा संबंध बोधक, मैं आपके भरोसे, या उसके बाद सहित, ठीक, ये सब शब्द जो होते हैं हमारे क्या है, हमारे आपको याद रख लेना संबंध बोधक अव्यय दिए गए हैं, और इसी में से संबंध बोधक अव्यय में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अव्यय के बारे में आपको पता है, अव्यय के 4 भेद होते हैं और अव्यय हमारा अविकारी शब्द है, ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष्य बताना है। आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष्य बताना है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, किसकी बताई जा रही है, आपको सभी को पता है आसमान की बताई जा रही है कि आसमान का रंग कैसा है, नीला है, तो आसमान क्या हो जाएगा हमारा विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं अच्छा, विराम चिन्ह से क्वेश्चन है, जैसे ही विराम चिन्ह आ जाता है, विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है कि क्षण भर का ठहराव, हम बोलते समय जो सांस लेने के लिए रुकते हैं वही हमारा विराम चिन्ह होता है, वही हमारा क्षण भर का ठहराव होता है, ठीक। विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी गई है, तो विराम चिन्हों की संख्या मानी गई है 20, जो कौन सी भाषा से लिए हमने, अंग्रेजी भाषा से लिए गए, ठीक है। एक विराम चिन्ह होता है योजक, जिसका प्रयोग हम कौन सी भाषा में नहीं करते, तो योजक विराम चिन्ह का प्रयोग हम संस्कृत भाषा में नहीं करते हैं, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन जो था हमारा, निम्नलिखित में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग या विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, जो दिया गया निर्देशक ये तो होता है, और इस तरह से योजक चिन्ह से बड़ा होता है आपका निर्देशक, इस तरह से लगाया जाता है। लाघव जो होता है किसी वस्तु को छोटा करने के लिए, जैसे संघ लोक सेवा आयोग में लिख देते हैं, या आपका अनुच्छेद में इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, जो शब्द बना देते हैं लास्ट में, ये क्या होता है हमारा लाघव चिन्ह होता है। उसके बाद विवरण, कोई चीज विवरण देने के लिए जो लगाते हैं इस तरह से हो जाता है, ठीक है। उपदेशक, ये हमारे विराम चिन्ह का कोई प्रकार नहीं होता, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, अब पढ़कर क्या होगा, सही बात है, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया दी गई है, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया दी गई है, अच्छी क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जब हम किसी से दूसरे से कार्य करवाते हैं, जैसे गुरुजी सोहन से पुस्तक लिखवाते हैं, तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी हमारी प्रेरणार्थक, क्योंकि गुरुजी किसी दूसरे से कार्य करवा रहे हैं, गुरुजी सोहन से पुस्तक लिखवाते हैं या पढ़वाते हैं, तो कौन सी प्रेरणार्थक हो जाएगी। संयुक्त क्रिया जो जुड़कर क्रिया आ जाए, द्विकर्मक जिसमें 2 कर्म होते हैं, वो बचा हमारा पूर्वकालिक क्रिया। अब पढ़ा जाए, अब पढ़कर क्या होगा में कौन सी क्रिया होगी, तो देखो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया वो होती है जब एक मुख्य क्रिया से पहले क्रिया आ जाए, जैसे क्या होगा एक क्रिया है और उससे पहले आ गया अब पढ़कर, ठीक है, 2 क्रिया है, क्या होगा से पहले अब पढ़कर, तो हमारा कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, अर्थात मुख्य क्रिया से पहले भी एक क्रिया हो जाए उसे क्या कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8। प्रेम
मोहब्बत की बात है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षित होता है, आप नहीं होना आकर्षित। इसमें आपको बताना है वाक्य का काल पहचानना है, ठीक है। काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका? समय होता है, एक टाइम का पता चलता है काल से हमें, ठीक है। इसमें क्या देगा? प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षित होता है। इसमें कौन सा काल है? क्या पहला सामान्य दिया गया है, सामान्य वर्तमान काल, उसके बाद क्या अपूर्ण वर्तमान काल है, उसका पूर्ण वर्तमान काल, या सामान्य भूतकाल है? तो सामान्य भूतकाल की तो कोई बात नहीं होनी, जहां तक इसे हम काट सकते हैं। उसके बाद इन तीनों में से बताना है पूर्ण क्या अपूर्ण है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है, इसमें कौन सा हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया हमारा, ऐसा ऐसा लगा मानो बम फटा हो, सही है बिल्कुल, में कौन सा अव्यय है? अव्यय अर्थात अभिकारी शब्द, अव्यय के भेद अर्थात 4, ठीक है। अव्यय के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब इसमें लगा ऐसा लगा मानो बम फटा, वाक्य में कौन सा अव्यय है? स्वरूप बोधक, उद्देश्य बोधक, उसके बाद संकेत बोधक या कारण बोधक। अब देखो, ऐसा लगा मानो बम फटा, संकेत बोधक जो होगा हमारा, इसमें क्या होगा? संकेत बोधक में संकेत दिया जाता है, जैसे सोहन ने मोहन को बुलाया, हमने लिख लिया सोहन ने किसे? मोहन को बुलाया। एक संकेत दिया है, सोहन ने क्या किया? मोहन को बुलाया। तो संकेतवाचक तो होना नहीं है, क्योंकि संकेतवाचक का रूल अलग होता है। उसके बाद कारण का जो होता है, कोई कारण है, जैसे मानो सोहन बाहर चला गया, या वह बाहर क्यों गया, लिख देते हैं हम, वह बाहर क्यों गया, इसका क्या कारण है? वह बाहर क्यों गया, इसका क्या है? ये कारण था एक, तो कारण बोधक हो जाता। उद्देश्य का मतलब क्या होता है? जो हमारा एक उद्देश्य होता, हम जल्दी सफलता प्राप्त कर लेंगे, ये हमारा क्या है? उद्देश्य है कि हम जल्दी सफलता प्राप्त कर लेंगे, ये हमारा उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 तो होने नहीं। अब क्या बचा? ऐसा लगा मानो बम फटेगा, क्या हो जाएगा? स्वरूप बोधक अव्यय हो जाएगा। और ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ना ही आपको कोई टीचर कराएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको सिर्फ कहाँ मिलेंगे? ठीक है, प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं, जैसा पदबंध हो गया, या ये आपको पूछे गए हैं स्वरूप बोधक, संकेत बोधक, इस तरह से। इसी वजह से कहते हैं कि आप प्रैक्टिस सेट करते रहो, नए नए क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। जब नए नए क्वेश्चन मिलेंगे तो एग्जाम में अगर कोई नया क्वेश्चन आएगा तो उसमें फिर गड़बड़ नहीं होगी, ठीक। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहो आप। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 10वां। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। अच्छा, मास्टर जी कुर्सी पर बैठे हैं, अर्थात मास्टर जी ने कुर्सी पर अधिकार कर लिया। वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है, ठीक है। कारक से क्वेश्चन, कारक का अन्य नाम क्या है? परसर्ग है। कारक के कितने भेद माने गए हैं? कारक के 8 भेद माने गए हैं। जबकि किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर कारक के कितने भेद हैं? 6 भेद माने गए हैं, ठीक। उसके बाद कारक होते क्या है हमारे? तो कारक हमारे कैसे शब्द होते हैं? अभिकारी शब्द होते हैं, अर्थात इनमें लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक। इसमें जो बात की गई है अधिकार करने की बात की गई है, और अधिकार किसमें होता है? अधिकरण कारक में अधिकार की बात होती है, अर्थात कौन सा हो जाएगा हमारा? अधिकरण कारक। अगर कोई चीज हमेशा के लिए दे दी जाती, कोई वस्तु, ठीक है, जैसे ये दे देते, मास्टर जी ने अपने छात्र को पुस्तक उपहार में दी, तो कौन सा हो जाता हमारा? फिर संप्रदान हो जाता, क्योंकि इसमें हो जाता के लिए इसका कारक चिन्ह होता है आपका, ठीक है। लेकिन इसमें कोई चीज सदा के लिए दे दी जाती है, तो वो कौन सा हो जाता है हमारा? संप्रदान। अगर कोई साधन का बोध होता, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता? करण कारक। जैसे सोहन बस से स्कूल जाता है, उसके बाद कोई संबंध दर्शाया जाता, तो संबंध हो जाता। इसमें क्या आता हमारा? का, की, के, रा, री और रे, ये सब आता है ना, ठीक है। तो याद रखना कारक से क्वेश्चन बनते हैं। अब कारक से कोई भी क्वेश्चन आएगा, उम्मीद करता हूं अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट किए होंगे तो अब आने वाले समय में आपका कोई क्वेश्चन कारक से गलत नहीं होगा। कुछ अपवाद के साथ है, बहुत जल्दी अपवाद के साथ भी आएंगे जो कारक अपवाद के साथ आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 11 में जो दिया गया है, ये हमारा लिंग से क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है। पहचान किससे करते हैं हम अपने लिंग की? संख्या से करते हैं,
ठीक है। हिंदी में कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। संस्कृत में कितने होते हैं? 3 होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक। इसमें क्या पूछा है? ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन बताना है। इसमें लिखा है ठठेरे का क्या होगा? ठठेरी, ठठेरिनी, ठठारी या ठठेरिन। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठठेरे का क्या होगा? ठठेरिन होगा। उसके बाद दिया गया है सदैव एक वचन। देखो एक चीज बता देता हूं मैं आपको जो याद रखनी है। देखो एक वचन अलग होता है, बहुवचन अलग होता है। सदैव एक वचन अलग होता है, सदैव बहुवचन अलग होता है। जब कभी भी ये शब्द आपको कहीं मिल जाए, जो भी आप प्रैक्टिस सेट करो, या तो सदैव एक वचन के साथ आ जाए या सदैव बहुवचन के साथ आ जाए, उसका मतलब है कि यहां कहीं ना कहीं गड़बड़ है, सदैव का मतलब। ठीक है, तो आपको याद रखना सदैव चाहे एक वचन के साथ आए या सदैव बहुवचन के साथ आए, आपको सही से क्वेश्चन करना होता है। जैसे इसमें दिया गया सदैव एक वचन का प्रयोग कीजिए, जो हमारे सदैव एक वचन प्रयुक्त होने वाला है। ठीक है, तो जो हमारी सहायता होती है, ठीक है, बाकी सबका तो बहुवचन बन जाएगा, पौधे का पौधे बन जाएगा, पुस्तक का पुस्तक, लड़के का लड़को बन जाएगा, सबका बदल जाएगा, लेकिन सहायता सहायता ही रहेगी। सदैव क्या रहेगी आपकी? एक वचन रहेगी। अन्य शब्दों में देखो जो लिख लेना आपको, पानी सदैव एक वचन होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट बारिश जो होगी सदैव एक वचन होगी। उसके बाद दूध का प्रयोग करेंगे हम, सदैव एक वचन में करेंगे। घी होगी, ठीक है, घी होगा सदैव एक वचन होगा। उसके बाद दही सदैव एक वचन होगा। ये जो शब्द है सदैव एक वचन में आने वाले हैं। ठीक है, वचन जो जब हम पढ़ते हैं वचन, तो वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये आपको सबको पता होगा। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या, अर्थ जिससे एकता और अनेकता का पता चले। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हम आपका वचन कहते हैं। और वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हमारा संख्या होता है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है सकल और सकल, ठीक है, का क्या अर्थ होगा? अर्थात शब्द युग्म से क्वेश्चन है, जो युग्म आते हैं जोड़े, और ये आपके पर्यायवाची के साथ धूल उड़ जाती है। आप चाहो तो इसे भी कर सकते हो बिल्कुल। सकल और शकल, बड़े वाले से और छोटे वाले से एक अंतर है, तो याद रखना। जो पहला दिया गया है सकल, इसका अर्थ होता है संपूर्ण, और दूसरे वाले का क्या होता है? अंश होता है। ठीक है, याद रखना दोनों का। उसके बाद तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। ये आपके जो शब्द युग्म है हमारे पर्यायवाची से कंप्लीट होंगे। अब पर्यायवाची एक बार कंप्लीट तो करो, हिंदी की धूल उड़ती चली जाएगी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपका, इसका हिंदी अनुवाद पूछा है, वट एवर दे डिड इज प्रेजवर्दी। ठीक है, वट एवर दे डिड इज प्रेजवर्दी का हिंदी अनुवाद क्या होगा? ठीक है, अगर आपको इसके अर्थ का पता है, प्रेजवर्दी का क्वेश्चन उड़ जाएगा, बाकी फंस जाएंगे। ठीक है, पहला जो दिया है, उन्होंने जो कुछ किया वह मनुकूल था, मन के अनुकूल था। उससे अगला क्या? जो कुछ श्रेष्ठ था, उन्होंने वह किया। अगला, उन्होंने जो कुछ किया वह प्रशंसनीय है। उससे क्या? वे सदैव प्रशंसनीय कार्य करते हैं, वे सदैव प्रशंसनीय कार्य करते हैं। इसमें जो हमारा आंसर बनेगा, देखो इसका जो अर्थ है, प्रेजवर्दी का जो अर्थ होता है वो होता है प्रशंसनीय, लेकिन यहाँ पर अपना दो जगह आया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो हमारा आंसर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कि उन्होंने जो कुछ किया वह प्रशंसनीय था। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से, अच्छा क्वेश्चन है, व्यंजन से क्वेश्चन है, नासिकीय व्यंजन। ठीक है, व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन को अन्य किस नाम से जानते हैं? व्यंजनों को हम हल भी कहते हैं। ठीक है, किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की। लेकिन पूछा क्या है? नासिकीय व्यंजन बताना। हमारा नासिकीय व्यंजन क्या होगा? ठीक है, तो ये जो हमारा आपका आता है तालु वर्ग में, हमारा नासिकीय व्यंजन है। अर्थात आपको जो याद रखना है, स्पर्श व्यंजन का पांचवा जो हमारा वर्ग होता है, वो हमारा टोटल क्या होता है? नासिकीय होता है। ठीक है, जैसे हमारा ये वाला डे आता है, उसके बाद अञा आता है, उसके बाद ण आता है, और न आता है, और मैं आता है। ये हमारे सब क्या है? आपको इन्हें सबको याद रखना है। यहाँ तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी से पूछा है, ये भी पूछे जाते हैं सब, क्या हमारे ये नासिकीय है।
ठीक है। उसके बाद स्पर्श व्यंजन के हैं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी बताई गई है, 25। स्पर्श व्यंजन कितने वर्गों में होते हैं, तो कितने वर्ग में आपको याद रखना, 5 वर्ग में होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, नासिकीय व्यंजन थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। अच्छा, इसमें अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कौन सी अशुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन दिया गया है, पहला शुरू सा, उसके बाद शुरू सा, वेशभूषा, उसके बाद मनीषा। अब देखो एक चीज तो क्लियर होगी कि ये और ये तो होना नहीं है, ये दो तो हमारे बिल्कुल शुद्ध लिखे हुए हैं। देखो क्योंकि ये शुरू में ही दे दिया, ए और बी में पूछ लिया है, बस आप इसमें से अगर आपने पहचान लिया कौन सा शुरू सा शुद्ध होगा, तो दूसरा वाला अपने आप अशुद्ध हो जाएगा, और आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ना कर छांटने के आधार से करोगे। ठीक है, तो बता देते हैं, इसमें जो अशुद्ध है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, जबकि शुद्ध रूप क्या होता है आपका, जो ए में दिया गया है शुरू सा, ये बिल्कुल शुद्ध रूप होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा दिया गया है, समानार्थी शब्द का चयन करिए। अच्छा, समानार्थी शब्द का चयन करिए, जो हमारा होता है संविधा पर जो कार्य होते हैं, वो संविधा लिखा है। ठीक है, जैसा आप कहते हो कि हमारी जॉब लग जाए संविधा पर, कुछ कहते हैं कि 3-4 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद परमानेंट हो जाएगी, कुछ नहीं होता परमानेंट, याद रखना, क्योंकि संविधा का मतलब ही शर्त होती है। संविधा का मतलब क्या होता है, शर्त होता है, और शर्त को क्या बोलते हैं हम, जो कार्य हम ठेके पर करते हैं, ये इसका कार्य हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, संविदा का तो अर्थ ही ठेका होता है, वो कभी परमानेंट नहीं हो सकता। आप पहला हो जाते थे, अब नहीं होता। खैर छोड़िए, ये तो बात की बात है। अगला क्वेश्चन करते हैं, जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18, चौकी का तत्सम शब्द क्या होगा। चौकी का तत्सम रूप पूछा है, क्या होगा। तो चौकी का जो हमारा तत्सम होगा, चतुष्पादी का चौकी का तत्सम रूप होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर 19, बिल्कुल आसान है ये भी, घोटक का पूछा है, तद्भव आप आंख बंद करके लगा दोगे, घोड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो क्वेश्चन को जल्दी हो जाते हैं उन्हें तो एकदम करो और आगे निकलो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में जो हमारा दिया गया है, जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं। जल प्राण और पुत्र, और आगे भी याद रखना आते हैं, जल प्राण और पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो ये जो आपके हैं, ये जीवन के अनेकार्थी हैं। सब किसके हैं, जीवन के अनेकार्थी हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21 जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, जिस समास का पूर्व पद अर्थात पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, अब पद के आधार पर दो ही पद होते हैं, या तो आपका होगा पूर्व पद या होगा उत्तर पद। ठीक है, तो सिर्फ एक समास आता है जिसका पूर्व पद होता है। पहले समास की बात कर लेते हैं, इस समास के कितने भेद होते हैं, हमारे समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका अव्ययभाव समास, और इसी समास का, अव्ययभाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, जितने भी समास है 6 समास, उसमें सिर्फ एक अव्ययभाव समास होता है जिसका पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, और इसमें किसका प्रयोग होता है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है। कैसे शब्द आते हैं, जैसे आ, अनु, आवत, यथा, यावत, भर, जैसा भरपेट हो जाता है, और रिपीट होंगे सेम शब्द, जैसे घर घर, रात रात या रातों रात। तो जहां रिपीट होंगे सेम शब्द, वहां पे कौन सा होगा, अव्ययभाव। सेम शब्द रिपीट होंगे, अव्ययभाव। और ये आ जाएंगे हमारे उपसर्ग के आधार पर, आ, अनु, यथा, यावत, हर, भर, नी भी आएगा, निडर वाला, नी, आ, अनु, यथा, यावत, हर, भर, नी, डर, डर आ जाएगा, डरपोक वाला। ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे अव्ययभाव समास हो जाएंगे। तो हमारा जिसमें पूछा था कि पूर्व पद किसका प्रधान होता है, तो कहना अव्ययभाव समास का होता है। अन्य किसी का पूर्व पद प्रधान नहीं होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में याद रखना दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, जबकि जो दिया गया है कर्मधारय में, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष में भी कौन सा होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं द्विगु समास में, एक समास और होता है, तो इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। बचा हमारा बहुब्री समास,
बहुब्रीहि समास, इसमें हमारा दोनों पद अप्रधान होते हैं। ठीक है, बस प्रधान के आधार पर इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 6 हमारे समास होते हैं, इस तरह से आपको याद रख लेना है। सिर्फ एक पद का पूर्व पद प्रधान होता है, वो भी अव्यय का। ठीक है, इसमें जो है द्वंद्व का याद रखना है, दोनों पद प्रधान, और बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान। बाकी जो 3 हमारे हैं आपके, उनका उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है उच्चारण दिया गया है का संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, संधि से क्वेश्चन है हमारा। सब चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, कि बिल्कुल संधि है तो 3 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं बिल्कुल जबान पर होनी चाहिए। स्वर व्यंजन विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो बिल्कुल जबान पर होनी चाहिए 5। दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि, गुण और वृद्धि। इस तरह से अगर याद है और इस तरह से हिंदी है जबान पर, कोई क्वेश्चन कहीं नहीं हिलेगा। आगे करते हैं क्वेश्चन जो दिया गया है उच्चारण की दृष्टि से। अच्छा, उच्चारण की दृष्टि से नहीं, इसमें पूछा उच्चारण में संधि विच्छेद बताना है। आंख बंद करके कर दोगे आप, उत्त प्लस चारण हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है घुटने टेकने मुहावरे को आंख बंद करके आप एकदम उड़ा दोगे। घुटने टेकने अर्थात हार मान लेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, उस पर टाइम नहीं लेंगे बिल्कुल भी। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया था, आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास, जैसे आप करते हो, मेन कार्य होता है पढ़ने का, लेकिन यारी दोस्ती में फंस जाते हैं, मोहब्बत में फंस जाते हैं। ठीक है, ये नहीं होता। आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? बांछादित कार्यों को छोड़कर, मतलब मेन कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में लग जाना, ये क्या हो जाएगा? आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास। ठीक है, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं अपना जो गिव अवे क्वेश्चन है। आपको याद रखना है, पहले तो आपको यह बताना है कि किस भाषा को पुरानी हिंदी कहा जाता था। ठीक है, किस भाषा को पुरानी हिंदी कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है वो बताना है आपको कि परिभाषा के आधार पाएगा। ठीक है, कि विश्लिष्ट क्या होता है, मतलब संज्ञा में इसका क्या प्रयोग है। विश्लिष्ट का आपने संज्ञा पढ़ी है अच्छे से, यहां देखना बताना विश्लिष्ट का क्या प्रयोग है संज्ञा में। ठीक, उसके बाद दूसरा शब्द है आपका, यहां पे लिख देता हूं जो दे रखा है, संश्लिष्ट का क्या प्रयोग है सर्वनाम में। आपने अच्छे से संज्ञा और सर्वनाम पढ़ रखे हैं बाबू। ठीक है, इसका जवाब देना पूरा विस्तार पूर्वक कि संज्ञा और सर्वनाम में विश्लिष्ट और संश्लिष्ट क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपकी उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज आने वाली है और बहुत जल्दी अपना जीएस की भी आने वाली है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट